नमस्कार, आपका स्वागत है किस्से कविताएं में। आज सुनिए सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी बाबू गोपीनाथ। बाबू गोपीनाथ से मेरी मुलाकात सन 40 में हुई। उन दिनों मैं बंबई का एक हफ्तावार पर्चा एडिट किया करता था। दफ्तर में अब्दुल रहीम सिंडो एक नाटे पद के आदमी के साथ दाखिल हुआ। मैं उस वक्त लीड लिख रहा था। सिंडो ने अपने मरसूस अंदाज में बावाज़े बुलंद मुझे आदाब किया और अपने साथी से मुतारिफ कराया। मंटो साहब, बाबू गोपीनाथ से मिलिए। मैंने उठकर उससे हाथ मिलाया। सिंडो ने हसब आदत मेरी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। बाबू गोपीनाथ, तुम हिंदुस्तान के नंबर 1 राइटर से हाथ मिला रहे हो। लिखता है तो धड़न तख्ता हो जाता है लोगों का। ऐसी ऐसी कंटिन्यूटी मिलाता है कि तबीयत साफ हो जाती है। पिछले दिनों वो क्या चुटकुला लिखा था आपने मंटो साहब? मिस खुर्शीद ने कार खरीदी। अल्लाह बड़ा कारसाज है। क्यों बाबू गोपीनाथ, है एंटी की पैंटी पू? अब्दुल रहीम सिंडो के बातें करने का अंदाजा बिल्कुल निराला था। कंटिन्यूटी, धड़न तख्ता और एंटी की पैंटीपू ऐसे अल्फाज उसकी अपनी इख्तिरा थे जिनको वो गुफ्तगू में बेतकल्लुफ इस्तेमाल करता था। मेरा तारुफ कराने के बाद वो बाबू गोपीनाथ की तरफ मुतवज्जा हुआ जो बहुत मरऊब नजर आता था। आप हैं बाबू गोपीनाथ, बड़े खानाफराब। लाहौर से झक मारते मारते बंबई तशरीफ लाए हैं। साथ कश्मीर की एक कबूतरी है। बाबू गोपीनाथ मुस्कुराया। अब्दुल रहीम सिंडो ने तारुफ को नाकाफी समझकर कहा, नंबर 1 बेवकूफ हो सकता है तो वो आप हैं। लोग उनके मस्का लगाकर रुपया बटोरते हैं। मैं सिर्फ बातें करके उनसे हर रोज पोल्सन बटर के 2 पैकेट वसूल करता हूं। बस मंटो साहब, ये समझ लीजिए कि बड़े एंटी फ्लू जस्टिन किस्म के आदमी हैं। आप आज शाम को इनके फ्लैट पर जरूर तशरीफ लाइए। बाबू गोपीनाथ ने जो खुदा मालूम क्या सोच रहा था, चौंक कर कहा, हाँ, जरूर तशरीफ लाइए मंटो साहब। फिर सिंडो से पूछा, क्यों सिंडो, क्या आप कुछ इसका शगल करते हैं? अब्दुल रहीम सिंडो ने जोर से ठहका लगाया, अजी हर किस्म का शगल करते हैं। तो मंटो साहब आज शाम को जरूर आइएगा। मैंने भी पीनी शुरू कर दी है, इसलिए कि मुफ्त मिलती है। सिंडो ने मुझे फ्लैट का पता लिखा दिया, जहां मैं हस्बे वादा शाम को 6 बजे के करीब पहुंच गया। 3 कमरे का साफ सुथरा फ्लैट था जिसमें बिल्कुल नया फर्नीचर सजा हुआ था। सिंडो और बाबू गोपीनाथ के अलावा बैठने वाले कमरे में 2 मर्द और 2 औरतें मौजूद थीं, जिनसे सिंडो ने मुझे मुतारिफ कराया। एक था अफ्फार साईं, तहमत पोश, पंजाब का ठेठ साईं, गले में मोटे मोटे दानों की माला। सिंडो ने उसके बारे में कहा, आप बाबू गोपीनाथ के लीगल एडवाइजर हैं। मेरा मतलब समझ जाइए। जिस आदमी की नाक बहती हो या जिसके मुंह में से लुआब निकलता हो, पंजाब में खुदा को पहुंचा हुआ दरवेश बन जाता है। ये भी बस पहुंचे हुए हैं या पहुंचने वाले हैं। लाहौर से बाबू गोपीनाथ के साथ आए हैं क्योंकि इन्हें वहां कोई और बेवकूफ मिलने की उम्मीद नहीं थी। यहां आप बाबू साहब से करियोन एक सिगरेट और स्कॉच विस्की के पैक पीकर दुआ करते रहते हैं कि अंजाम नेक हो। गफ्फार साईं ये सुनकर मुस्कुराता रहा। दूसरे मर्द का नाम था गुलाम अली। लंबा तड़का जवान, कसरती बदन, मुंह पर चेचक के दाग। उसके मुतल्लिक सिंडो ने कहा, ये मेरा शागिर्द है। अपने उस्ताद के नाशिद पर चल रहा। लाहौर की एक नामी तवाइफ की कुंवारी लड़की इस पर आशित हो गई। बड़ी बड़ी कंटिन्यूटलियां मिलाई गईं उसको फांसने के लिए, मगर उसने कहा, डू और डाई, मैं लंगोट का पक्का रहूंगा। एक तकिए में बातचीत पीते करते बाबू गोपीनाथ से मुलाकात हो गई। बस उस दिन से इनके साथ चिमटा हुआ है। हर रोज करीबन एक आध डिब्बा और खाना पीना मुकर्रर है। ये सुनकर गुलाम अली भी मुस्कुराता रहा। गोल चेहरे वाली एक सुर्खसफेद औरत थी। कमरे में दाखिल होते ही मैं समझ गया था कि वही कश्मीर की कबूतरी है जिसके मुतल्लिक सिंडो ने दफ्तर में जिक्र किया था। बहुत साफ सुथरी औरत थी। बाल छोटे थे, ऐसा लगता था कटे हुए हैं, मगर दृढ़त ऐसा नहीं था। आंखें शफाफ और चमकीली थीं। चेहरे के खुतूत से साफ जाहिर होता था कि बेहद अलहड़ और ना तजुर्बाकार है। सिंडो ने उससे तारुफ कराते हुए कहा, जीनत बेगम।
बाबू साहब प्यार से जीनो कहते हैं। एक बड़ी फरांत नायिका कश्मीर से ये सेब तोड़कर लाहौर ले आई। बाबू गोपीनाथ को अपनी CID से पता चला और एक रात ले उड़े। मुकद्दमेबाजी हुई। तकरीबन 2 महीने तक पुलिस ऐश करती रही। आखिर बाबू साहब ने मुकद्दमा जीत लिया और उसे यहां ले आए धड़न तख्ता। अब गहरे सावले रंग की औरत बाकी रह गई थी जो खामोश बैठी सिगरेट पी रही थी। आंखें सुर्ख थीं जिनसे काफी बेहयाई मुतशह थी। बाबू गोपीनाथ ने उसकी तरफ इशारा किया और सींडो से कहा, इसके मुतल्लिक भी कुछ हो जाए। सींडो ने उस औरत की रान पर हाथ मारा और कहा, जनाब ये है 3 पोटी फुल फूटी मिसेस अब्दुल रहीम सींडो उर्फ सरदार बेगम। आप भी लाहौर की पैदावार हैं। सन 36 में मुझसे इश्क हुआ। 2 बरसों ही में मेरा धड़न तख्ता करके रख दिया। मैं लाहौर छोड़कर भागा। बाबू गोपीनाथ ने उसे यहां बुलवा लिया है ताकि मेरा दिल लगा रहे। उसको भी एक डिब्बा करीबने का राशन में मिलता है। हर रोज शाम को 2.5 रुपए का मोरफिया का इंजेक्शन लेती है। रंग काला है मगर वैसे बड़ी टिट फॉर टिट किस्म की औरत है। सरदार ने एक अदा से सिर्फ इतना कहा, बकवास न कर। इस अदा में पेशावर औरत की बनावट थी। सबसे मुतारिफ कराने के बाद सींडो ने हस्बे आदत मेरी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। मैंने कहा, छोड़ो यार, आओ कुछ बातें करें। सींडो चिल्लाया, बॉय, विस्की एंड सोडा। बाबू गोपीनाथ लगाओ हवा एक सब्जे को। बाबू गोपीनाथ ने जेब में हाथ डालकर 100 के नोटों का एक पलंदा निकाला और एक नोट सींडो के हवाले कर दिया। सींडो ने नोट लेकर उसकी तरफ लौर से देखा और खड़खड़ा कर कहा, ओ गॉड, ओ मेरे रब्बुल आलमीन, वो दिन कब आएगा जब मैं भी लब लगाकर यूं नोट निकाला करूंगा। जाओ भाई गुलाम अली, 2 बोतलें जानी वॉकर स्टिल गोइंग स्ट्रांग की ले आओ। बोतलें आईं तो सबने पीना शुरू की। ये शगल 2-3 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान में सबसे ज्यादा बातें हस्बे मामूल अब्दुल रहीम ने की। पहला गिलास एक ही सांस में खत्म करके वो चिल्लाया, धड़न तख्ता। मंटो साहब, विस्की हो तो ऐसी। हलक से उतरकर पेट में इन्फिलाब जिंदाबाद लिखती चली गई है। जियो बाबू गोपीनाथ, जियो। बाबू गोपीनाथ बेचारा खामोश रहा। कभी कभी अलबत्ता वो सींडो की हाँ में हाँ मिला देता था। मैंने सोचा उस शख्स की अपनी राय कोई नहीं है। दूसरा जो भी कहे मान लेता है। जीफुलेटी थादी का सबूत बफ्फार साई मौजूद था जिसे वो बाकौल सींडो अपना लीगल एडवाइजर बनाकर लाया था। सींडो का इससे दरअसल ये मतलब था कि बाबू गोपीनाथ को उससे अतीदत थी। यूं भी मुझे दौरान गुफ्तगू में मालूम हुआ कि लाहौर में इसका अक्सर वक्त फकीरों और दरवेशों की सोहबत में करता था। ये चीज़ मैंने खासतौर पर नोट की कि वो खोया खोया सा था, जैसे कुछ सोच रहा था। मैंने चुनांचे उससे एक बार कहा, बाबू गोपीनाथ क्या सोच रहे हैं आप? वो चौंक पड़ा, जी मैं कुछ नहीं। ये कहकर वो मुस्कुराया और जीनत की तरफ एक आशिठाना निगाह डाली। इन हसीनों के मुतल्लिक सोच रहा हूं। और हमें क्या सोच होगी? सींडो ने कहा, बड़े खानाफराब हैं ये मंटो साहब, बड़े खानाफराब हैं। लाहौर की कोई ऐसी तवाइफ नहीं जिसके साथ बाबू साहब की कंटिन्यूटी ना रह चुकी हो। बाबू गोपीनाथ ने ये सुनकर बड़े भोंडे इंकिसार के साथ कहा, अब कमर में वो दम नहीं मंटो साहब। इसके बाद वाहियात गुफ्तगू शुरू हो गई। लाहौर की तवाइफों के सब घराने गिने गए। कौन डेरादार थी, कौन नटनी थी, कौन किसकी नोची थी। नथुनी उतारने का बाबू गोपीनाथ ने क्या दिया था वफेरा। ये गुफ्तगू सरदार, सींडो, ठफ्फार साईं और गुलाम अली के दरमियान होती रही, ठेठ लाहौर के कोठों की जबान में। मतलब तो मैं समझता रहा मगर बाज़ इस्तिलाहें समझ में न आईं। जीनत बिल्कुल खामोश बैठी रही। कभी कभी किसी बात पर मुस्कुरा देती, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसे इस गुफ्तगू से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हल्की विस्की का एक गिलास भी नहीं पिया। बगैर किसी दिलचस्पी के सिगरेट भी पीती थी तो मालूम होता था उसे तंबाकू और उसके धुंबे से कोई रग़बत नहीं, लेकिन लुत्फ ये है कि सबसे ज्यादा सिगरेट उसी ने पी है।
बाबू गोपीनाथ से उसे मोहब्बत थी, इसका पता मुझे किसी बात से न मिला। इतना अलबत्ता जाहिर था कि बाबू गोपीनाथ को उसका काफी ख्याल था, क्योंकि जीनत की आसाइश के लिए हर सामान मुहैया था। लेकिन एक बात मुझे महसूस हुई कि इन दोनों में कुछ अजीब सा खिंचाव था। मेरा मतलब है, वो दोनों एक दूसरे के करीब होने के बजाय कुछ हटे हुए से मालूम होते थे। 8 बजे के करीब सरदार डॉक्टर मजीद के यहाँ चली गई, क्योंकि उसे मोरफिया का इंजेक्शन लेना था। गफ्फार साईं 3 पैक पीने के बाद अपनी तस्बीह उठाकर थालीन पर सो गया। गुलाम अली को होटल से खाना लेने के लिए भेज दिया गया। सींडो ने अपनी दिलचस्प बकवास जब कुछ अरसे के लिए बंद की तो बाबू गोपीनाथ ने, जो अब नशे में था, जीनत की तरफ वही आशिठाना निगाह डालकर कहा, मंटो, मेरी जीनत के मुतल्लिक आपका ख्याल क्या है? मैंने सोचा क्या कहूं। जीनत की तरफ देखा तो वो झेंप गई। मैंने ऐसे ही कह दिया, बड़ा नेक ख्याल है बाबू गोपीनाथ, मंटो साहब है भी बड़ी नेक लोग। खुदा की कसम, न जेवर का शौक है न किसी और चीज का। मैंने कई बार कहा, जाने मन मकान बनवा दूं। जवाब क्या दिया मालूम है आपको? क्या करूंगी मकान लेकर? मेरा कौन है? मंटो साहब, मोटर कितने में आ जाएगी? मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। बाबू गोपीनाथ ने तज्जुब से कहा, क्या बात करते हैं आप मंटो साहब? आपको और कारों की कीमत मालूम न हो? कल चलिए मेरे साथ, जीनों के लिए एक मोटर लेंगे। मैंने अब देखा है कि बंबई में मोटर होनी ही चाहिए। जीनत का चेहरा रद्द अमल से खाली रहा। बाबू गोपीनाथ का नशा थोड़ी देर के बाद बहुत तेज हो गया। हमातन जज्बात होकर उसने मुझसे कहा, मंटो साहब, आप बड़े लायक आदमी हैं। मैं तो बिल्कुल गधा हूं। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? कल बातों बातों में सींडो ने आपका जिक्र किया। मैंने उसी वक्त टैक्सी मंगवाई और उससे कहा, मुझे ले चलो मंटो साहब के पास। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। बहुत गुनाहगार आदमी हूं। विस्की मंगाऊं आपके लिए? और मैंने कहा, नहीं नहीं, बहुत पी चुके हैं। वो और ज्यादा जज्बाती हो गया, और पीजिए मंटो साहब। ये कहकर जेब से 100 के नोटों का पलंदा निकाला और एक नोट जुदा करने लगा। लेकिन मैंने सब नोट उसके हाथ से लिए और वापस उसकी जेब में ठोंस दिए। 100 रुपए का एक नोट आपने गुलाम अली को दिया था, इसका क्या हुआ? मुझे दरअसल कुछ हमदर्दी सी हो गई थी बाबू गोपीनाथ से। कितने आदमी उस फरीब के साथ जोंक की तरह चिमटे हुए थे। मेरा ख्याल था बाबू गोपीनाथ बिल्कुल गधा है। लेकिन वो मेरा इशारा समझ गया और मुस्कुराकर कहने लगा, मंटो साहब, इस नोट में से जो कुछ बाकी बचा वो या तो गुलाम की जेब से गिर पड़ेगा या। बाबू गोपीनाथ ने पूरा जुमला भी अदा नहीं किया था कि गुलाम अली ने कमरे में दाखिल होकर बड़े दुख के साथ ये इत्तिला दी कि होटल में किसी हरामजादे ने उसकी जेब से सारे रुपए निकाल लिए। बाबू गोपीनाथ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर 100 रुपए का एक नोट जेब से निकालकर गुलाम अली को देकर कहा, जल्दी खाना ले आओ। 5-6 मुलाकातों के बाद मुझे बाबू गोपीनाथ की सही शख्सियत का इल्म हुआ। पूरी तरह तो खैर इंसान किसी को भी नहीं जान सकता, लेकिन मुझे उसके बहुत से हालात मालूम हुए जो बेहद दिलचस्प थे। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा ये ख्याल कि वो परले दर्जे का चुगद है, गलत साबित हुआ। उसको इस अम्र का पूरा एहसास था कि सींडो, गुलाम अली और सरदार वफेरा जो उसके मुसाहिब बने हुए थे, मतलबी इंसान है। वो उनसे झिड़कियां, गालियां सब सुनता था, लेकिन गुस्से का इजहार नहीं करता था। उसने मुझसे कहा, मंटो साहब, मैंने आज तक किसी का मशवरा रद्द नहीं किया। जब भी कोई मुझे राय देता है, मैं कहता हूं सुभान अल्लाह। वो मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मैं उन्हें अक्लमंद समझता हूं, इसलिए कि उनमें कम अज कम इतनी अक्ल तो थी जो मुझमें ऐसी बेवकूफ़ी को शनाख्त कर लिया जिनसे उनका उल्लू सीधा हो सकता है। बात दरअसल ये है कि मैं शुरू से फकीरों और कंजरों की सोहबत में रहा हूं। मुझे उनसे कुछ मोहब्बत सी हो गई है। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। मैंने सोच रखा है कि जब मेरी दौलत बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो किसी तकिए में जा बैठूंगा। रंडी का कोठा और पीर का मज़ार बस ये 2 जगहें हैं जहां मेरे दिल को सुकून मिलता है।
रंडी का कोठा तो छूट जाएगा इसलिए कि जेब थाली होने वाली है, लेकिन हिंदुस्तान में हजारों पीर हैं। किसी एक के मजार में चला जाऊंगा। मैंने उससे पूछा, रंडी के कोठे और तकिए आपको क्यों पसंद हैं? कुछ देर सोचकर उसने जवाब दिया, इसलिए कि इन दोनों जगहों पर फर्श से लेकर छत तक धोखा ही धोखा होता है। जो आदमी खुद को धोखा देना चाहता है, उसके लिए इनसे अच्छा मुकाम और क्या हो सकता है। मैंने एक और सवाल किया, आपको तवाइफों का गाना सुनने का शौक है क्या? आप मूसीकी की समझ रखते हैं? उसने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, और ये अच्छा है क्योंकि मैं कुंसुरी से कुंसुरी तवाइफ की यहां जाकर भी अपना सर हिला सकता हूं। मंटो साहब, मुझे गाने से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जेब से 10 या 100 रुपए का नोट निकालकर गाने वाली को दिखाने में बहुत मजा आता है। नोट निकाला और उसको दिखाया। वो उसे लेने के लिए एक अदा से उठी। पास आई तो नोट जुराब में उड़िस लिया। उसने झुककर उसे बाहर निकाला तो हम खुश हो गए। ऐसी बहुत फजूल सी बातें हैं जो हम ऐसे तमाशबीनों को पसंद हैं, वरना कौन नहीं जानता कि रंडी के कोठे पर माँ बाप अपनी औलाद से पेशा कराते हैं और मतबरों और तकियों में इंसान अपने खुदा से। बाबू गोपीनाथ का शिजरिन सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मालूम हुआ कि वो एक बहुत बड़े कंजूस बनिए का बेटा है। बाप के मरने पर उसे 10 लाख रुपए की जायदाद मिली, जो उसने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उड़ाना शुरू कर दी। बंबई आते वक्त वो अपने साथ 50,000 रुपए लाया था। उस जमाने में सब चीजें सस्ती थीं, लेकिन फिर भी हर रोज तकरीबन 100-125 रुपए खर्च हो जाते हैं। जीनों के लिए उसने फिएट मोटर खरीदी। याद नहीं रहा, लेकिन शायद 3,000 रुपए में आई थी। एक ड्राइवर रखा, लेकिन वो भी लफंगे टाइप का। बाबू गोपीनाथ को कुछ ऐसे ही आदमी पसंद थे। हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया। बाबू गोपीनाथ से मुझे तो सिर्फ दिलचस्पी थी, लेकिन उसे मुझसे कुछ अकीदत हो गई थी। यही वजह है कि दूसरों की बनिस्बत मेरा बहुत ज्यादा एहतिराम करता था। एक रोज शाम के करीब जब मैं फ्लैट पर गया तो मुझे वहां शफीर को देखकर सख्त हैरानी हुई। मोहम्मद शफीद तूसी कहूं तो शायद आप समझ लें कि मेरी मुराद किस आदमी से है। यूं तो शफीर काफी मशहूर आदमी है, कुछ अपनी जिद्दत तराज गायकी के बाइस और कुछ अपनी बजलासंज तबीयत की बदौलत, लेकिन उसकी जिंदगी का एक हिस्सा अक्सरियत से पोशीदा है। बहुत कम आदमी जानते हैं कि 3 सगी बहनों को यके बाद दीगरे 3-4 साल के वक्फे के बाद दाश्ता बनाने से पहले उसका ताल्लुक उसकी मां से भी था। ये बहुत कम मशहूर है कि उसको अपनी पहली बीवी, जो थोड़े ही अरसे में मर गई थी, इसलिए पसंद नहीं थी कि इसमें तवाइफों के डमजे और अश्वे नहीं थे। लेकिन ये तो खैर हर आदमी जो शफीद तूसी से थोड़ी बहुत वाकफियत रखता है जानता है कि 40 बरस की उम्र में सैकड़ों तवाइफों ने उसे रखा, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना, उम्दा से उम्दा खाना खाया, नफीस से नफीस मोटर रखी, मगर उसने अपनी गिरह से किसी तवाइफ पर एक दमड़ी भी खर्च न की। औरतों के लिए, खास तौर पर जो कि पेशावर हों, उसकी बजलासंज तबीयत जिसमें मीरासियों के मजाक की एक झलक थी, बहुत ही जाजिबेंजर थी। वो कोशिश के बगैर उनको अपनी तरफ खींच लेता था। मैंने जब उसे जीनत से हंस-हंसकर बातें करते देखा तो मुझे इसलिए हैरत न हुई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने सिर्फ ये सोचा कि वो दफ्तन यहां पहुंचा कैसे। एक सिंडो उसे जानता था, मगर उनकी बोलचाल तो एक अरसे से बंद थी। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि सिंडो ही उसे लाया था। इन दोनों में सुलह सफाई हो गई थी। बाबू गोपीनाथ एक तरफ बैठा हुक्का पी रहा था। मैंने शायद इससे पहले जिक्र नहीं किया, वो सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता था। मोहम्मद शफीद तूसी मिरासियों के लतीफ़े सुना रहा था, जिसमें जीनत किसी थदर कम और सरदार बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। शफीह ने मुझे देखा और कहा, ओ बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। क्या आपका गुजर भी इस वादी में होता है? सिंडो ने कहा, तशरीफ ले आइए इज़राइल साहब, यहां धड़न तख्ता। मैं इसका मतलब समझ गया। थोड़ी देर गप्पाजी होती रही। मैंने नोट किया कि जीनत और मोहम्मद शफीद तूसी की निगाहें आपस में टकराकर कुछ और भी कह रही हैं। जीनत इस फन में बिल्कुल कोरी थी, लेकिन शफीद की महारत जीनत की खामियों को छुपाती रही। सरदार दोनों की निगाहबाजी को कुछ इस अंदाज से देख रही थी जैसे खलीफे अखाड़े से बाहर बैठकर अपने पट्टों के दाव पेच को देखते हैं।
इस दौरान में मैं भी जीनत से काफी बेतकल्लुफ हो गया था। वो मुझे भाई कहती थी, जिस पर मुझे एतराज नहीं था। अच्छी मिलनसार तबीयत की औरत थी। कम गो, सादा लौह, साफ सुथरी। शफीर से मुझे उसकी निगाहबाजी पसंद नहीं आई थी। अव्वल तो इसमें भोंडापन था। इसके अलावा कुछ यूं कहिए कि इस बात का भी इसमें दखल था कि वो मुझे भाई कहती थी। शफीर और सींडो उठकर बाहर गए तो मैंने शायद बड़ी बेरहमी के साथ इससे निगाहबाजी के मुतल्लिक इस्तिफसार किया, क्योंकि फौरन उसकी आंखों में ये मोटे मोटे आंसू आ गए और रोती रोती वो दूसरे कमरे में चली गई। बाबू गोपीनाथ, जो एक कोने में बैठा हुट्ठा पी रहा था, उठकर तेजी से इसके पीछे गया। सरदार ने आंखों ही आंखों में उससे कुछ कहा, लेकिन मैं मतलब न समझा। थोड़ी देर के बाद बाबू गोपीनाथ कमरे से बाहर निकला और आइए मंटो साहब कहकर मुझे अपने साथ अंदर ले गया। जीनत पलंग पर बैठी थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो दोनों हाथों से मुंह ढांपकर लेट गई। मैं और बाबू गोपीनाथ दोनों पलंग के पास कुर्सियों पर बैठ गए। बाबू गोपीनाथ ने बड़ी संजीदगी के साथ कहना शुरू किया, मंटो साहब, मुझे इस औरत से बहुत मोहब्बत है। 2 बरस से ये मेरे पास है। मैं हजरत लौसे आजम जिलानी की कसम खाकर कहता हूं कि इसने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इसकी दूसरी बहनें, मेरा मतलब है इस पेशे की दूसरी औरतें, दोनों हाथों से मुझे लूटकर खाती रही, मगर इसने कभी एक जायद पैसा मुझसे नहीं लिया। मैं अगर किसी दूसरी औरत के यहाँ हफ्तों पड़ा रहा तो इस गरीब ने अपना कोई जेवर गिरवी रखकर गुजारा किया। मैं, जैसा कि आपसे एक दफा कह चुका हूं, बहुत जल्द इस दुनिया से कनाराकश होने वाला हूं। मेरी दौलत अब कुछ दिन की मेहमान है। मैं नहीं चाहता इसकी जिंदगी खराब हो। मैंने लाहौर में उसको बहुत समझाया कि तुम दूसरी तवाइफों की तरफ देखो, जो कुछ वो करती हैं, सीखो। मैं आज दौलतमंद हूं, कल मुझे भिखारी होना ही है। तुम लोगों की जिंदगी में सिर्फ एक दौलत काफी नहीं। मेरे बाद तुम किसी और को नहीं फांसोगी तो काम नहीं चलेगा। लेकिन मंटो साहब, इसने मेरी एक न सुनी। सारा दिन शरीफ जादियों की तरह घर में बैठी रहती। मैंने डफ्फार साईं से मशवरा किया। उसने कहा, बंबई ले जाओ। मुझे मालूम था कि उसने ऐसा क्यों कहा। बंबई में उसकी 2 जानने वाली तवाइफे एक्ट्रेसें बनी हुई हैं। लेकिन मैंने सोचा, बंबई ठीक है, 2 महीने हो गए हैं इसे यहां लाए हुए। सरदार को लाहौर से बुलाया है कि इसको सब गुरु सुखाए गफ्फार साईं से भी ये बहुत कुछ सीख सकती है। यहां मुझे कोई नहीं जानता। इसको ये ख्याल था कि बाबू तुम्हारी बेइज्जती होगी। मैंने कहा, तुम छोड़ो इसको। बंबई बहुत बड़ा शहर है, लाखों रईस हैं। मैंने तुम्हें मोटर ले दी है, कोई अच्छा आदमी तलाश कर लो। मंटो साहब, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अच्छी तरह होशियार हो जाए। मैं इसके नाम आज ही बैंक में 10,000 रुपया जमा कराने को तैयार हूं। मगर मुझे मालूम है 10 दिन के अंदर अंदर ये बाहर बैठी होगी। सरदार उसकी एक एक पाई अपनी जेब में डाल लेगी। आप भी इसे समझाइए कि चालाक बनने की कोशिश करे। जब से मोटर खरीदी है, सरदार उसे हर रोज शाम को अपोलो बंदर ले जाती है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई। सींडो आज बड़ी मुश्किलों से मोहम्मद शफीर को यहां लाया है। आपका क्या ख्याल है इसके मुतालिक? मैंने अपना ख्याल जाहिर करना मुनासिब ख्याल न किया, लेकिन बाबू गोपीनाथ ने खुद ही कहा, अच्छा खाता पीता आदमी मालूम होता है और खूबसूरत भी है। क्यों जीनो जानी, पसंद है तुम्हें? जीनो खामोश रही। बाबू गोपीनाथ से जब मुझे जीनत को बंबई लाने की इर्जोरायत मालूम हुई तो मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे यकीन न आया कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बाद में मुशाहिदे ने मेरी हैरत दूर कर दी। बाबू गोपीनाथ की दिली आरजू थी कि जीनत बंबई में किसी अच्छे मालदार आदमी की दाश्ता बन जाए या ऐसे तरीके सीख जाए जिससे वो मुख्तलिफ आदमियों से रुपया वसूल करते रहने में कामयाब हो सके। जीनत से अगर सिर्फ छुटकारा ही हासिल करना होता तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी। बाबू गोपीनाथ एक ही दिन में ये काम कर सकता था। चूंकि उसकी नीयत नेक थी, इसलिए उसने जीनत के मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसको एक्ट्रेस बनाने के लिए उसने कई जाली डायरेक्टरों की दावतें की। घर में टेलीफोन लगवाया, लेकिन ऊंट किसी करवट न बैठा।
मोहम्मद शफीक तूसी तकरीबन 1.5 महीना आता रहा। कई रातें भी उसने जीनत के साथ बसर की, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं था जो किसी औरत का सहारा बन सके। बाबू गोपीनाथ ने एक रोज अफसोस और रंज के साथ कहा, शफीक साहब तो थाली खाली जेंटलमैन ही निकले। ठस्सा देखिए, बेचारी जीनत से 4 चादरें, 6 तकिए के गिलाफ और 200 रुपए नकद हथिया कर ले गए। सुना है आजकल एक लड़की अलमास से इश्क लड़ा रही है। ये दुरुस्त था। अलमास नजीर जान पटियाले वाली की सबसे छोटी और आखिरी लड़की थी। इससे पहले 3 बहनें शफीर की दाश्ता रह चुकी थीं। 200 रुपए जो उसने जीनत से लिए थे, मुझे मालूम है अलमास पर खर्च हुए थे। बहनों के साथ लड़ झगड़ कर अलमास ने जहर खा लिया था। मोहम्मद शफीक तूसी ने जब आना जाना बंद कर दिया तो जीनत ने कई बार मुझे टेलीफोन किया और कहा उसे ढूंढ कर मेरे पास लाइए। मैंने उसे तलाश किया, लेकिन किसी को उसका पता ही नहीं था कि वो कहाँ रहता है। एक रोज इत्तिफाकिया रेडियो स्टेशन पर मुलाकात हुई। सख्त परेशानी के आलम में था। जब मैंने उससे कहा कि तुम्हें जीनत बुलाती है, तो उसने जवाब दिया, मुझे ये पैगाम और जरियों से भी मिल चुका है। अफसोस है, आजकल मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं। जीनत बहुत अच्छी औरत है, लेकिन अफसोस है कि बेहद शरीफ है। ऐसी औरतों से जो बीवियों जैसी लगे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। शफीर से मायूसी हुई तो जीनत ने सरदार के साथ अपोलो बंदर जाना शुरू किया। 15 दिनों में बड़ी मुश्किलों से कई गैलन पेट्रोल फूंकने के बाद सरदार ने 2 आदमी फांसे। उनसे जीनत को 400 रुपए मिले। बाबू गोपीनाथ ने समझा कि हालात उम्मीद अफसा हैं, क्योंकि उनमें से एक ने जो रेशमी कपड़ों की मिल का मालिक था, जीनत से कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। 1 महीना गुजर गया, लेकिन ये आदमी फिर जीनत के पास न आया। एक रोज मैं जाने किस काम से हारिबनी रोड पर जा रहा था कि मुझे फुटपाथ के पास जीनत की मोटर खड़ी नजर आई। पिछली नशिस्त पर मोहम्मद यासीन बैठा था, नगीना होटल का मालिक। मैंने उससे पूछा, ये मोटर तुमने कहाँ से ली? यासीन मुस्कुराया, तुम जानते हो मोटर वाली को? मैंने कहा, जानता हूं। तो बस समझ लो मेरे पास कैसे आई। अच्छी लड़की है यार। यासीन ने मुझे आंख मारी। मैं मुस्कुरा दिया। उसके चौथे रोज बाबू गोपीनाथ टैक्सी पर मेरे दफ्तर में आया। उससे मुझे मालूम हुआ कि जीनत से यासीन की मुलाकात कैसे हुई। एक शाम अपोलो बंदर से एक आदमी लेकर सरदार और जीनत नगीना होटल गई। वो आदमी तो किसी बात पर झगड़ा कर चला गया, लेकिन होटल के मालिक से जीनत की दोस्ती हो गई। बाबू गोपीनाथ मुतमिन था, क्योंकि 10-15 रोज की दोस्ती के दौरान में यासीन ने जीनत को 6 बहुत ही उम्दा और कीमती साड़ियां ले दी थी। बाबू गोपीनाथ अब ये सोच रहा था कुछ दिन और गुजर जाएं, जीनत और यासीन की दोस्ती और मजबूत हो जाए तो लाहौर वापस चला जाए, मगर ऐसा न हुआ। नगीना होटल में एक क्रिश्चियन औरत ने कमरा किराए पर लिया। उसकी जवान लड़की मेमोरियल से यासीन की आंख लड़ गई। चुनाचे जीनत बेचारी होटल में बैठी रहती और यासीन उसकी मोटर में सुबह शाम उस लड़की को घुमाता रहा। बाबू गोपीनाथ को इसका इल्म होने पर दुख हुआ। उसने मुझसे कहा, मंटो साहब ये कैसे लोग हैं? भाई दिल उचाट हो गया है तो साफ कह दो। लेकिन जीनत भी अजीब है। अच्छी तरह मालूम है क्या हो रहा है, मगर मुंह से इतना भी नहीं कहती। मियां, अगर तुमने इस क्रिश्चियन छोकरी से इश्क लड़ाना है तो अपनी मोटर कार का बंदोबस्त करो। मेरी मोटर क्यों इस्तेमाल करते हो? मैं क्या करूं मंटो साहब? बड़ी शरीफ और नेकबख्त औरत है। कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी सी चालाक तो बनना चाहिए। यासीन से ताल्लुक थता होने पर जीनत ने कोई सदमा महसूस ना किया। बहुत दिनों तक कोई नई बात वकू पजीर न हुई। एक दिन टेलीफोन किया तो मालूम हुआ बाबू गोपीनाथ गुलाम अली और गफ्फार साईं के साथ लाहौर चला गया रुपए का बंदोबस्त करने, क्योंकि 50,000 खत्म हो गए थे। जाते वक्त वो जीनत से कह गया था कि उसे लाहौर में ज्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि उसे चंद मकान फरोख्त करने पड़ेंगे। सरदार को मोरफिया के टीकों की जरूरत थी, सींडो को पोलसन मक्खन की। चुनाचे दोनों ने मुत्तहदा कोशिश की और हर रोज 3 आदमी फांस कर ले आते। जीनत से कहा गया कि बाबू गोपीनाथ वापस नहीं आएगा, इसलिए उसे अपनी फिक्र करनी चाहिए।
100-125 रुपए रोज के हो जाते, जिनमें से आधे जीनत को मिलते, बाकी सींडो और सरदार दबा लेते। मैंने एक दिन जीनत से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? इसने बड़े अल्हड़पन से कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं भाईजान। ये लोग जो कुछ कहते हैं मान लेती हूं। जी चाहा कि बहुत देर पास बैठकर समझाऊं कि जो कुछ तुम कर रही हो ठीक नहीं। सींडो और सरदार अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुम्हें बेच भी डालेंगे, मगर मैंने कुछ न कहा। जीनत उकता देने वाली हद तक बेसमझ, बेउमंग और बेजान औरत थी। इस कमबख्त को अपनी जिंदगी की कदर कीमत ही मालूम नहीं थी। जिस्म बेचती, मगर उसमें बेचने वालों का कोई अंदाज तो होता। वल्लाह मुझे बहुत कोफ्त होती थी उसे देखकर। सिगरेट से, शराब से, खाने से, घर से, टेलीफोन से, हत्ता कि इस सोफे से भी जिस पर वो अक्सर लेटी रहती थी, उसे कोई दिलचस्पी न थी। बाबू गोपीनाथ पूरे 1 महीने के बाद लौटा। वहां गया तो वहां फ्लैट में कोई और ही था। सींडो और सरदार के मशवरे से जीनत ने बांद्रा में एक बंगले का बालाई हिस्सा किराए पर ले लिया था। बाबू गोपीनाथ मेरे पास आया तो मैंने उसे पूरा पता बता दिया। इसने मुझसे जीनत के मुतल्लिक पूछा। जो कुछ मुझे मालूम था मैंने कह दिया, लेकिन ये ना कहा कि सींडो और सरदार इससे पेशा करा रहे हैं। बाबू गोपीनाथ अब की 10,000 रुपया अपने साथ लाया था, जो उसने बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था। गुलाम अली और भफ्फार साईं को वो लाहौर ही छोड़ आया था। टैक्सी नीचे खड़ी थी। बाबू गोपीनाथ ने इसरार किया मैं भी उसके साथ चलूं। तकरीबन 1 घंटे में हम बांद्रा पहुंच गए। बाली हिल पर टैक्सी चढ़ रही थी कि सामने तंग सड़क पर सींडो दिखाई दिया। बाबू गोपीनाथ ने जोर से पुकारा, सींडो। सींडो ने जब बाबू गोपीनाथ को देखा तो इसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, धड़न तत्ता। बाबू गोपीनाथ ने उससे कहा, आओ टैक्सी में बैठ जाओ और साथ चलो, लेकिन सींडो ने कहा, टैक्सी एक तरफ खड़ी कीजिए, मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बातें करनी है। टैक्सी एक तरफ खड़ी की गई। बाबू गोपीनाथ बाहर निकला तो सींडो उसे कुछ दूर ले गया। देर तक उनमें बातें होती रहीं। जब खत्म हुई तो बाबू गोपीनाथ अकेला टैक्सी की तरफ आया। ड्राइवर से उसने कहा, वापस ले चलो। बाबू गोपीनाथ खुश था। हम दादर के पास पहुंचे तो उसने कहा, मंटो साहब, जीनो की शादी होने वाली है। मैंने हैरत से कहा, किससे? बाबू गोपीनाथ ने जवाब दिया, हैदराबाद सिंध का एक दौलतमंद जमींदार है। खुदा करे वो खुश रहे। ये भी अच्छा हुआ जो मैं ऐन वक्त पर आ पहुंचा। जो रुपए मेरे पास हैं उनसे जीनो का जेवर बन जाएगा। क्यों, क्या ख्याल है आप? मेरे दिमाग में उस वक्त कोई ख्याल न था। मैं सोच रहा था कि ये हैदराबाद सिंध का दौलतमंद जमींदार कौन है। सींडो और सरदार की कोई जालसाजी तो नहीं, लेकिन बाद में उसकी तस्दीक हो गई कि वो हकीकतन हैदराबाद का मुतम्मिल जमींदार है, जो हैदराबाद सिंध ही के एक म्यूजिक टीचर की मार्फत जीनत से मुतारिफ हुआ। ये म्यूजिक टीचर जीनत को गाना सिखाने की बेसूद कोशिश किया करता था। एक रोज वो अपने मुरब्बी गुलाम हुसैन, ये उस हैदराबाद सिंध के रईस का नाम था, को साथ लेकर आया। जीनत ने डूब ढातिर मुदारात की। गुलाम हुसैन की परजोर फरमाइश पर इसने डालिब की थजल। नुक्ता ची है फमे दिल उसको सुनाई न बने, गाकर सुनाई। गुलाम हुसैन सौ जान से उस पर फरिफ्ता हो गया। उसका जिक्र म्यूजिक टीचर ने जीनत से किया। सरदार और सींडो ने मिलकर मामला पक्का कर दिया और शादी तय हो गई। बाबू गोपीनाथ खुश था। एक दफा सींडो के दोस्त की हैसियत से वो जीनत के यहाँ गया। गुलाम हुसैन से उसकी मुलाकात हुई। उससे मिलकर बाबू गोपीनाथ की खुशी दोगुनी हो गई। मुझसे उसने कहा, मंटो साहब, खूबसूरत, नौजवान और बड़ा लायक आदमी है। मैंने यहां आते हुए दातागंज वंश के हुजूर जाकर दुआ मांगी थी, जो कबूल हुई। भगवान करे दोनों खुश रहें। बाबू गोपीनाथ ने बड़े खुलूस और बड़ी तवज्जो से जीनत की शादी का इंतजाम किया। 2000 के जेवर और 2000 के कपड़े बनवा दिए और 5000 नकद दिए। मोहम्मद शफीक तूसी, मोहम्मद यासीन प्रोप्राइटर नगीना होटल, सींडो, म्यूजिक टीचर, मैं और गोपीनाथ शादी में शामिल थे। दुल्हन की तरफ से सींडो वकील थे। ईजा बहुत पूल हुआ तो सींडो ने आहिस्ता से कहा, धड़न तख्ता। गुलाम हुसैन सूरज का नीला सूट पहने थे।
सब ने उसको मुबारकबाद दी जो उसने फंदा पेशानी से कबूल की। काफी वजीह आदमी था। बाबू गोपीनाथ उसके मुकाबले में उसके सामने छोटी सी बटेर मालूम होता था। शादी की दावतों पर ठुर्दो नोश का जो सामान भी होता है बाबू गोपीनाथ ने मुहैया किया था। दावत से जब लोग फारिग हुए तो बाबू गोपीनाथ ने सबके हाथ धुलवाए। मैं जब हाथ धोने के लिए आया तो उसने मुझसे बच्चों के अंदाज से कहा, मंटो साहब, जरा अंदर जाइए और देखिए जीनो दुल्हन के लिबास में कैसी लगती है। मैं पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ। जीनत सुर्ख जबफ्त का शलवार कुर्ता पहने थी। दुपट्टा भी उसी रंग का था जिस पर गोट लगी थी। चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप था। हालांकि मुझे होंठों पर लिपस्टिक की सुर्खी बहुत बुरी मालूम होती है, मगर जीनत के होंठ सजे हुए थे। उसने शर्माकर मुझे आदाब किया तो बहुत प्यारी लगी, लेकिन जब मैंने दूसरे कोने में एक मसहरी देखी जिस पर फूल ही फूल थे तो मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने जीनत से कहा, ये क्या मस्तरापन है। जीनत ने मेरी तरफ बिल्कुल मासूम कबूतरी की तरह देखा। आप मजाक करते हैं भाईजान, इसने ये कहा और आंखों में आंसू डबडबा आए। मुझे अभी गलती का एहसास भी ना हुआ था कि बाबू गोपीनाथ अंदर दाखिल हुआ। बड़े प्यार के साथ उसने अपने रुमाल के साथ जीनत के आंसू पोंछे और बड़े दुख के साथ मुझसे कहा, मंटो साहब, मैं समझा था कि आप बड़े समझदार और लायक आदमी हैं। जीनों का मजाक उड़ाने से पहले आपने कुछ तो सोच लिया होता। बाबू गोपीनाथ के लहजे में वो अकीदत जो उसे मुझसे थी जमी नजर आई, लेकिन पेशतर इसके कि मैं उससे माफी मांगूं, उसने जीनत के सर पर हाथ फेरा और बड़े खुलूस के साथ कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे। ये कहकर बाबू गोपीनाथ ने भीगी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। उनमें मलामत थी, बहुत ही दुख भरी मलामत, और चला गया। ऐसी और कहानियों के लिए आप किससे कविताएं पेज को, चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक्स।